हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की कौन कौन से मंडल होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कितने वर्ष पहले हुई है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई है, पृथ्वी पर जो वायु का संगठन है वो किन किन गैसों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मुख्यतः दो मत दिए गए हैं। एक आपका धार्मिक मत, एक है आपका वैज्ञानिक मत। धार्मिक मत में भिन्न भिन्न धर्म के लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है, परंतु अगर वैज्ञानिक मत की बात की जो कि सर्वमान्य है, उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति की अगर बात करें तो 4.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। वो एक सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत, यानी महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो थी, पहले सूरज की तरह पृथ्वी भी जलती हुई थी। अचानक किसी विस्फोट के कारण वह पृथ्वी से अलग हो गया और पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुई, उसमें बारिश हुई। अब धीरे धीरे जब बारिश हुई तो उस पर नए नए जीवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जीव माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुआ था। अब जानते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय बहुत सी गैसें पाई जाती थी। वो गैसें जो थी वो जब हल्की जो गैसें थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत से गैसों का नाम लिखा गया। इसमें 3 गैसें हैं मुख्यतः। पहला मेजर गैस, इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.94 यानी 21%, वाटर वेपर जो है वो 0.1 से 5% पाया जाता था। दूसरा है माइनर गैसेस। माइनर गैसेस में मुख्यतः आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो होता है 9.3 × 10⁻⁻1, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है आप कह सकते हो 3.25 × 10⁻⁻2 के लगभग होता है। अब रही बात ट्रेस गैसेस की, ये बहुत माइन्यूट मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, कार्बन मोनो, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती थी। लेकिन पृथ्वी के उत्पत्ति के दौरान जब ये गैसें, कुछ गैसें जो हल्की थी, वो देखिए यहाँ पे गोलाकार आकार आपको दिखाई दे रहा है। इस गोलाकार में कुछ गैसें व्यवस्थित की गई, कुछ तत्व जो है व्यवस्थित किए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो हल्की जो गैसें थी, वो हल्की गैसें वो बाहरी आवरण का निर्माण करती थी। जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ये गैसें जो थी बाहरी आवरण का निर्माण की। लेकिन उससे जो भारी गैसें थी, वो जो भारी गैसें थी आप देख रहे हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वो उसके मध्य यानी मध्य एक भित्ति का निर्माण करती थी। लेकिन उससे जो भारी गैसें होती थी वो कोर का निर्माण करती, जैसे कॉपर, निकिल, जिंक, ये सारी गैसें जो है कोर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार पृथ्वी जब ये धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान ठंडा हुआ तो यही गैसें आपस में मिलकर, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाया था, मीथेन, और कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। धीरे धीरे गैसों का निर्माण, अनेक प्रकार के कंपाउंड यौगिकों का निर्माण होना शुरू हुआ। यही यौगिक, तो ये सारी जो गैसेस थी आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका एक फॉर्म लिया है। एटॉमिक फेज, जब एटॉमिक फेज, ये सारे एलिमेंट्स जो थे एटॉमिक फेज में थे तो आपस में धीरे धीरे क्या हुए, मिलना शुरू कर दिए। उसके बाद वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण किए। जब सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ तो आप जानते हैं धीरे धीरे और भी तापमान धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद आपस में सारी गैसें जो थी, सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे आपस में, मॉलिक्यूल्स जो थे आपस में मिलकर एक सिंपल ऑर्गेनिक आप कह सकते हो, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण किए थे। उसके बाद धीरे धीरे वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है परिवर्तित हुए प्री-बियॉन्ड स्टेज में। प्री-बियॉन्ड मतलब होता है बायोन्ट, मतलब वह स्टेज जिसमें पहली बार लाइफ दिखना प्रारंभ हुआ था। उसे क्वेसर वेट्स के नाम से भी जाना जाता है।
यह कोएसरवेट्स जब धीरे धीरे कोएसरवेट्स परिवर्तित हुए न्यूक्लिक एसिड, आप जानते हो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए में क्या होता है, डीएनए का फार्मूला होता है डीएनए में आप जानते हो C5H10O4 होता है, आरएनए में जानते हो C5H10O5 होता है। सब में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन धीरे धीरे जीन्स और वायरस का निर्माण किए। अब ये वायरस जीन धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जीन्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड जीन्स धीरे धीरे परिवर्तित हो गए प्रोकैरियोटिक स्टेज में। प्रोकैरियोटिक स्टेज में आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप जानते हैं, वह सेल्स जिसमें क्या होता है सभी सेल ऑर्गेनेल्स, ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट से धीरे धीरे यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि का निर्माण हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं वायुमंडल की बात। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल का संगठन क्या होता है, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, इनके बारे में जानेंगे हम। इस वायुमंडल वायुमंडल आप जानते हो, वायुमंडल वायु जहाँ तक फैली हुई है, जहाँ तक फैली हुई है वायुमंडल। वायुमंडल में 3 चीज़ों का संगठन होता है जिसमें गैसेस पाई जाती हैं। मुख्यतः गैसों में अब 3 प्रकार की गैसें जाने हैं, मेजर गैसें, माइनर गैसें, ट्रेस गैसें। उसके बाद बात है जलवाष्प की, जलवाष्प पाया जाता है। तीसरा है धूल कण। ये तीनों चीजें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। अब वायुमंडल के कितने कौन कौन सी परतें हैं उनके बारे में हम जानते हैं। वायुमंडल की 4 मुख्य रूप से 4 परतें हैं, लेकिन कुछ लोग बताते हैं इसकी 5 परतें हैं। लेकिन वो 4 परतें कौन कौन सी हैं? पहला है ट्रोपोस्फियर, देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, तीसरा है मीजोस्फियर यानी मध्य मंडल, चौथा है एक्सोस्फियर यानी बाह्य मंडल। ये 4 मंडल पाए जाते हैं। अब देखिए अर्थ से अगर हम इनकी बात करें, अर्थ से जो पृथ्वी से हम नापते हैं, पृथ्वी के अगर ध्रुवों से इनकी ऊंचाई मापे, तो अगर हम ध्रुवों से इनकी ऊंचाई मापे, ध्रुवों से अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसकी लंबाई ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड होता है 11 किलोमीटर, यानी 0 से 11 किलोमीटर। 11 से दूसरा है आपका 50 किलोमीटर, 50 से 85 या लगभग 90 किलोमीटर के लगभग होता है। उसके बाद होता है 90 से इसकी एक ऊंचाई अभी तक मेजर नहीं की गई है, या आप कह सकते हैं 500 के ऊपर जो होता है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। अब रही बात, आप देखते हैं ये आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है ट्रोपोस्फियर, यह ट्रोपोस्फियर के बारे में आज जानते हैं हम। ट्रोपोस्फियर होता क्या है, कैसे इसका संगठन क्या होता है। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सबसे आसपास का क्षेत्र, देखिए सबसे पास यानी पृथ्वी के सबसे पास का क्षेत्र है। इसे संवहन मंडल के रूप से नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है संवहन मंडल के रूप में? क्योंकि इसमें सभी संवहनी घटनाएं, जैसे आप कह सकते हो इसमें बादल का बरसना, तूफान, आंधी, बिजली का कड़कना, प्रदूषण आदि घटनाएं पाई जाती हैं, इसीलिए संवहन मंडल के रूप में भी जाते हैं। अगर हम देखिए इस मंडल में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और दाब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे तापमान में गिरावट आती है, दाब में गिरावट आती है और घनत्व में गिरावट आती है। अब देखिए इस मंडल में मुख्य रूप से 90% गैसें पाई जाती है। 90% गैसों में आप जानते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, अन्य कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये सारी गैसें मुख्य रूप से आप कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसों के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें भी मौजूद होती हैं। इस मंडल में ही ज़्यादातर प्रदूषण होता है और मंडल में प्रदूषण होने के कारण इसमें जो होता है सभी गैसें भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपका ट्रोपोपाउस। देखिए ये ट्रोपोस्फियर के जस्ट एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है। ये ट्रोपोपाउस एक लाइन है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है। यहाँ पर ये लैब सरेट दिखाया गया है। लैब सरेट में ये दिखाया गया है कि
देखिए लैप्स रेट का मतलब ये होता है, ये टेम्परेचर को घटने बढ़ने को दिखाता है। पहले बढ़ता है टेम्परेचर, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इस तरह टेम्परेचर को घटता बढ़ता ये लैप्स रेट दिखाता है। अब देखिए इसी में ये आप गैसेस देखे हैं, इसी में ज्यादातर मानव जीवन और जंतु या जीवन इसी मंडल में ज्यादातर पाया जाता है। आप कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन और अन्य गैसों का कंसंट्रेशन बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए इस मंडल में ज्यादातर आपका जीवन पाया जाता है। जितनी भी दैनिक क्रियाएं होती हैं इसी में पाई जाती हैं। और उसके अलावा कुछ कंसंट्रेशन आपके इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ऑक्सीजन का, लेकिन बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन पाया जाता है। अब देखिए, अब कहते हैं लंबाई बढ़ने पर, देखिए टेम्परेचर की बात अगर की जाए तो लंबाई बढ़ने पर, जैसे मान लो 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। लेकिन अगर किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। अब देखते हैं इसके जस्ट ऊपर यानी जीरो, आप कह सकते हो अगर हम पोलर रीजन से बात करें तो 11 से 50 किलोमीटर के ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, तो अगर फिर से अगर आप समझे थोड़ा सा, इसमें एक और बात है कि जब गर्मियों के दिनों में इसकी ऊंचाई क्या होती, बढ़ जाती है, और ठंडियों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। क्यों होता है ऐसा? गर्मी के मौसम, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत भारी गैस होती है मुख्य रूप से, लेकिन गर्मी के मौसम में वो हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है। गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैसें, वो ऊपर उठ जाती है, जिससे क्या होता है, इसका क्या होता है, ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन ठंडी में वो भारी हो जाती है। भारी हो जाने के कारण पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाती है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है। अगला टर्म है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 11 से 50 किलोमीटर, ये है ध्रुवों की लंबाई। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की बात करें तो ये होता है 11 से जो होता है 18 किलोमीटर। 11 से आप 18, यहाँ पे 18, यहाँ से 0 से 18 से 50 किलोमीटर होता है इसकी लंबाई, ऊंचाई। अब देखिए समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में मुख्य रूप से 10% गैसें पाई जाती हैं। इसमें 90% पाया जाता है, इसमें 10% गैस। 10% गैसों में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ओजोन गैस पाई जाती है। यह मुख्य रूप से 3 गैसें हैं जो इस मंडल में पाई जाती हैं। इस मंडल की मुख्य जो फीचर है, बहुत लक्षण है जो है, इस मंडल में रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो जस्ट ऊपर पाया जाता है थोड़ा सा, इसे कहते हैं ओजोनोस्फीयर। या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को आपस में पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, और जो आवश्यक सूर्य की रेज है वो उसी को धरती पे आने देता है, और एक मुख्य बात इसकी है कि इस मंडल में ज्यादातर वायुयान चलते हैं। उनके चलने के लिए बहुत ही अच्छा मंडल है, क्योंकि इस मंडल में जलवाष्प बहुत ना के बराबर होता है, यानी नहीं पाया जाता, और जो और भी गैसें हैं यहाँ पे वायुमंडल बहुत कम होता है। इसीलिए यह मंडल क्या होता है, वायुयान के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है। देखिए वायुयान उड़ता जरूर, लेकिन वहाँ भी सांस लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। लेकिन वायुयान में ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ही रखी रहती है, इसीलिए यह मंडल क्या होता है, वायुयानों के लिए और रक्षात्मक आवरण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, रोक देता है या छान के उसको अच्छी गैस भेजता, और जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज हैं उन्हें परावर्तित कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं आपका तो दोस्तों मीजोस्फीयर के बारे में जानते हैं। मीजोस्फीयर क्या होता है? मीजोस्फीयर जो होता है ये मध्य मंडल होता है ना, इसे कूलेस्ट जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, -100 डिग्री। लेकिन इसकी भी 3 परतें होती है। इसके ऊपर जो होता है आयन मंडल के जस्ट ऊपर होता है थर्मोस्फीयर। इसकी जो लंबाई की बात करें तो ये मीजोस्फीयर होता है 50 से 85 किलोमीटर की दायरे में होता है, 50 से 85 किलोमीटर। लेकिन देखिए मीजोस्फीयर में जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ये कि जो सूरज से जो उल्का पिंड आता है, ऊपर से उल्का पिंड आता है, वो उल्का पिंड को ये स्फीयर क्या करता है, तोड़ के नष्ट कर देता है, जिससे पृथ्वी पर उल्का पिंड नहीं आने पाता है। और दूसरी बात है आयनोस्फीयर की। आयनोस्फीयर
इसमें सभी जो भी गैसें होती हैं, मुख्य रूप से नियान, आर्गन, ऐसी इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। ये गैसेस जो होती है आयन के रूप में पाई जाती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी से जो भी तरंगे भेजी जाती, जैसे रेडियो तरंगे भेजी गई, इसी मतलब मंडल से टकरा कर ये पुनः वापस आ जाती है, जिससे आपको रेडियो जो दूरदर्शन होता है वो आपको सुनाई पड़ता है। अब रही बात थर्मोस्फीयर की। थर्मो, अब इसका नाम है थर्मो, हीट। यह स्फीयर जो होता है, इस स्फीयर का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इस स्फीयर में जो होता है ज़्यादातर मुख्य रूप से टेम्परेचर अधिकता होने के कारण क्या होता है, इसमें कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इग्जोस्फीयर की। तो अब हम चलते हैं इग्जोस्फीयर के यानी वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में आप देख रहे हैं इसकी लंबाई, ऊंचाई जो है 85 किलोमीटर से 500 किलोमीटर या उससे ऊपर, आप कह सकते हैं ऊपर की घटना के बारे में अभी तक कोई व्याख्या नहीं मिली है कितनी ऊंचाई है वायुमंडल की। तो वायुमंडल जो होता है एक ऐसा मंडल है, आप कह सकते हैं जिसकी अभी तक ऊंचाई जो है मेजर नहीं की गई, यानी मापी नहीं गई है। इस मंडल में आप जानते हैं जितने भी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं, यानी सैटेलाइट जो भी स्थापित किया जाता है इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। वो सैटेलाइट जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ये सारी बातें रही आपके मंडल क्या है, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। और इसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रति वर्ष हर एग्जाम में लगभग पूछ ही दिया जाता है, वो क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव किस मंडल में पड़ता है। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादातर 90% गैसें जो होती हैं आपके क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैसें होती हैं ज़्यादातर 90% गैसें कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षोभ मंडल में। तो शायद सी बात है कि ग्रीन हाउस गैसें भी इसी मंडल में ही पाई जाएंगी। तो इसका आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, यानी ओजोन लेयर जो है किस मंडल में स्टेबलाइज्ड होती है। तो आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह होता है समताप मंडल। इसका आंसर है आपका समताप मंडल। अगली बात है कि हवाई जहाज किस मंडल में गमन करते हैं। तो हवाई जहाज मुख्य रूप से जानते हैं कि जहां पर गैसों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, यानी सांद्रता बहुत कम पाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है, हवाई जहाज ज़्यादातर गमन करते हैं। तो गमन करने का मेन है आपका यहाँ पे ज़्यादातर कम से कम गैसें पाई जाती है आपके मध्य मंडल, तो आप जो देख रहे हैं हवाई जहाज स्थापित होता है या गमन करता है वो है समताप मंडल। यहाँ पे आपका होगा आंसर समताप मंडल। तीसरा क्वेश्चन है, किस मंडल में रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, यानी पृथ्वी से आने वाली जो रेडियो तरंगे होती है वो टकराकर फिर से उसी मंडल में वापस आती है। तो वो कौन सा मंडल है आपका, आयन मंडल। देखिए इसी मंडल में पाया जाता है, एक प्रकार का मंडल होता है, आप जानते हैं इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, मीसोस्फीयर के जस्ट ऊपर पाया जाता है, उसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल के जस्ट ऊपर पाया जाता है थर्मोस्फीयर, यानी तापमंडल या बहुत अधिक तापमान पाया जाता है, इसलिए थर्मोस्फीयर कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा आयन मंडल। आयन मंडल। अगला है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। संवहन मंडल मतलब वह मंडल जिसमें सभी
आप कह सकते हो दैनिक जो भी जलवायुवीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे आप कह सकते हो पानी बरसना और आंधी तूफान, ये सब किस मंडल में आता है, यानी संवहनीय मंडल किसे कहा जाता है? तो संवहनीय मंडल कहते हैं, आप जानते हैं, क्षोभ मंडल को। तो इसका आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है? आप ऐसा भी कहते हैं, कह सकते हैं किस मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है लेकिन ठंडी में कम हो जाती है? तो वो मंडल आपका क्षोभ मंडल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसें गर्मियों में हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठ जाती हैं और ठंडियों में भारी हो जाने के कारण नीचे दब जाती है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो होती है घटती बढ़ती रहती है। तो ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में पाई जाती हैं? अब देखिए, वायुमंडलीय जो भी वायुमंडल की घटनाएं होती है, जैसे पानी बरसना, आंधी तूफान इत्यादि जो आते हैं, वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि इसी मंडल में आते हैं, यानी यही मंडल है जिसमें आंधी तूफान आता है। तो ये आपका है क्या? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, तो 8वें क्वेश्चन की बात की जाए, 8वां प्रश्न हमारा है कि किस मंडल में उपग्रह स्थापित होते हैं? जो उपग्रह होते हैं वो किस मंडल में स्थापित होते हैं, मतलब वहां जाकर किस मंडल में स्थापित होते हैं? मुख्य रूप से आप जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में सभी उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो इसका आंसर उत्तर होगा वायुमंडल। ये है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में मुख्य रूप से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपका है, किस मंडल द्वारा उल्कापिंड नष्ट किए जाते हैं? जो गैसों का पिंड वो आता है पृथ्वी की तरफ, वो किस मंडल द्वारा टकराकर वो नष्ट होता है? तो उसका उत्तर है वायुमंडल की बात करें, यानी मीजोस्फीयर में जो होता है, सॉरी मध्यमंडल की बात करें, मीजोस्फीयर जो होता है, मीजोस्फीयर से वो उल्कापिंड टकराकर मुख्य रूप से नष्ट हो जाते हैं। वो है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल द्वारा पराबैंगनी किरणें परावर्तित कर दी जाती है? पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। यानी मुख्य रूप से इसका आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल के ओजोन परत या ओजोन मंडल द्वारा टकराकर वो परावर्तित हो जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका कि इसका समताप मंडल है, समताप मंडल और ओजोन परत। ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्षोभ मंडल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में अगर जैसे ऊंचे हम जाते हैं, यानी अर्थ से क्षोभ मंडल से ऊपर जाते हैं जब हम, तो ज्यादातर तापमान घटता ही है, हमेशा घटता ही है, लेकिन कितना? आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, और 1 किलोमीटर जाएंगे, ये जो तापमान जो होता है बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। मतलब 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, लेकिन 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने से क्षोभ मंडल तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान क्या होता है? घटता है। तापमान घटता है, घटता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों का घनत्व किस मंडल में सर्वाधिक होता है? मैंने पहले ही बता दिया है कि गैसों का घनत्व 90% गैसें जो पाई जाती है आपके क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है गैसों का, वो पाया जाता है आपके क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन आपका, किस मंडल में सभी गैसें आयनिक रूप में पाई जाती हैं?
तो आयनिक रूप में पाई जाती है, जाहिर सी बात है कि आयन मंडल होगा। आयन मंडल में सभी गैसें आयनिक रूप में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है आपका आयन मंडल। आयन मंडल। तो अब अगला क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन जो है, ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी ध्रुवों और विषुवत रेखा पर ऊंचाई, यानी ध्रुवों से अगर हम मापेंगे ऊंचाई कितनी होगी क्षोभ मंडल की, या विषुवत रेखा से कितनी होगी। तो ध्रुवों से जब हम मापते हैं, देखिए यहाँ पे ध्रुवों से जब मापा गया है 0 से 11 किलोमीटर। ध्रुवों की बात करें अगर हम, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 0 से 11 किलोमीटर। लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो उसकी ऊंचाई जो होती है 0 से 18 किलोमीटर तक होती। कितनी? 0 से 18 किलोमीटर ऊंचाई होती है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वायुमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल से संबंधित थे। ये मुख्यतः जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। आप आज के लिए धन्यवाद।